एक समय की बात है। नीलम नाम की एक महिला अपने ससुराल में रहती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा अपने मायके से आई चीज़ों को लेकर बहुत अभिमान रहता था। वह अपनी किसी भी चीज़ को किसी और के साथ साझा करना पसंद नहीं करती थी, खासकर अपनी सास मालती जी के साथ। उसे लगता था कि घर में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हर कोई बिना पूछे उसकी चीज़ें इस्तेमाल कर लेता है। एक दिन जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और सूरज कई दिनों से नहीं निकला था, मालती जी ने अपनी बहू की वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने का फैसला किया। उनके पति ने उनसे कहा था कि आज धूप निकल आई है और उनके बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं। मालती जी ने सोचा कि मशीन में कपड़े जल्दी धुल जाएंगे और सूख भी जाएंगे। जैसे ही उन्होंने कपड़े मशीन में डाले, नीलम आ गई और चिल्लाने लगी, माँ जी, यह वॉशिंग मशीन आपके इस्तेमाल के लिए नहीं है। यह मेरे दहेज में आई थी और सिर्फ मैं ही इसे इस्तेमाल करूँगी। आपने इसमें इतने सारे कपड़े गला दिए हैं, यह खराब हो जाएंगे। अभी वोल्टेज भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मैं आपसे नई वॉशिंग मशीन खरीदवा लूँगी। अभी के अभी सारे कपड़े बाहर निकालो और हाथ से धो लो। मेरी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने की कोशिश भी मत करना। नीलम की धमकियों को सुनकर मालती जी चुपचाप कपड़े मशीन से निकालकर पास रखे टब में डाल देती हैं और उन्हें सर्फ में भिगो देती हैं। नीलम अपनी वॉशिंग मशीन को पोंछकर एक कपड़े से ढक देती है। यह नीलम का रोज़ का व्यवहार था। वह कभी भी अपने मायके से लाई हुई किसी भी चीज़ को अपनी सास को इस्तेमाल नहीं करने देती थी, जबकि मालती जी हमेशा इसके विपरीत सोचती थी। उन्हें लगता था कि यह बहू का भी घर है और उसका इस पर पूरा अधिकार है। वह नीलम पर कोई बंदिश नहीं लगाती थी, लेकिन नीलम के तेरा मेरा के व्यवहार से वे बहुत परेशान हो गई थी। जिस तरह से नीलम ने उन्हें वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना किया था, उससे मालती जी को बहुत बुरा लगा। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गई। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। थोड़ी देर में उनका छोटा बेटा रमन घर आया और बोला, माँ, आप अभी तक बैठी हैं? जल्दी से नहा लीजिए, आज बहुत दिनों बाद धूप निकली है। नहाकर धूप में बैठ जाइए, जिससे आपके घुटनों में दर्द में थोड़ा आराम मिलेगा। रमन की बातें सुनकर मालती जी टब में गले हुए कपड़े धोने बैठ जाती हैं। कपड़े बहुत सारे थे और दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में ठंडे पानी से कपड़े धोना आसान नहीं था। मालती जी 1 घंटे तक ठंडे पानी में कपड़े धोती रही। कपड़े धोने के बाद ही शाम होते होते उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें तेज सर्दी, जुखाम और घुटनों में दर्द हो गया। शाम को वे बहू के साथ कोई काम नहीं कर पाई और अपने कमरे में जाकर रजाई ओढ़कर लेट गईं। रात में डाइनिंग टेबल पर मालती जी के पति और दोनों बेटे खाना खा रहे थे। नीलम रसोई में पूड़ियाँ निकाल रही थी। नीलम को अकेला काम करते देखकर मालती जी का बड़ा बेटा रवि कहता है, अरे माँ, कहाँ हो? नीलम अकेली रसोई में काम कर रही है और तुम पता नहीं कहाँ हो। कम से कम हम सबको खाना तो परोस दो। घनश्याम जी, मालती जी के पति, अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, लेकिन मालती जी की तबीयत ठीक ना होने के कारण उनकी आँख लग गई थी और वे किसी की आवाज़ नहीं सुन पाईं। घनश्याम जी अपने छोटे बेटे रमन से कहते हैं, जाओ अपनी माँ को लेकर आओ, हम सबको खाना परोस देगी। क्योंकि घनश्याम जी जानते थे कि अगर मालती बहू के साथ रसोई में हाथ नहीं बटाएंगी तो बहू और बेटे दोनों घर में कलह कर देंगे। रमन जब माँ के कमरे में जाता है तो देखता है कि माँ को बहुत तेज़ बुखार है। सर्दी लगने की वजह से उन्हें बुखार आ गया था।
वह आकर कहता है, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको बुखार है, मैंने दवा दे दी है, कल डॉक्टर के पास दिखा लाऊंगा। घनश्याम जी कहते हैं, क्या हुआ माँ को? सुबह तक तो एकदम ठीक थी, फिर अचानक से क्या हुआ? रमन बताता है, माँ कह रही थी उनको सर्दी लग गई है। घनश्याम जी पूछते हैं, सर्दी क्यों लग गई? मैंने उनसे कहा था कपड़े वॉशिंग मशीन में धोना, क्या मालती ने हाथ से सारे कपड़े धो दिए? अपने ससुर जी की बात सुनकर नीलम कुछ नहीं कहती, चुपचाप खड़ी रहती है। जिस समय मालती जी ने कपड़े धोए थे उस समय घर पर ना तो घनश्याम जी थे और ना ही उनके एक भी बेटे, इसलिए किसी को पता ही नहीं था कि माँ ने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से नहीं बल्कि हाथों से धोए हैं, क्योंकि नीलम ने अपनी वॉशिंग मशीन को इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया था। घनश्याम जी रमन से कहते हैं, रमन तुम कल ही माँ को डॉक्टर के पास दिखाओ। रमन कहता है, ठीक है पापा, कल मैं घर पर ही हूँ और माँ को दिखा लाऊंगा। दूसरे दिन सुबह चाय नाश्ता होने के बाद रमन अपनी भाभी नीलम से बुलेट की चाबी मांगता है। वह बुलेट भी उसके मायके से आई थी। नीलम रमन को बाइक की चाबी देना नहीं चाहती थी, इसलिए कमरे में चाबी ढूंढने का नाटक करती है और थोड़ी देर बाद आकर कहती है, पता नहीं भैया मैंने बाइक की चाबी कहाँ रख दी है, मुझे अभी मिल नहीं रही है, जब मिल जाएगी तब दे देंगे। अगर माँ को दिखाने में देरी हो रही है तो ऐसा करो, थोड़ी दूर पर ही ऑटो मिलते हैं, ऑटो से माँ को दिखाने के लिए चले जाओ। अब बाइक की जब तक चाबी नहीं मिलेगी तो क्या इंतज़ार करते रहोगे? घर में बैठे हुए सभी लोगों को नीलम की मंशा समझ में आ गई थी कि वह अपने मायके की आई हुई बाइक की चाबी देना नहीं चाहती थी। यह बात मालती जी बहुत अच्छी तरह से जान रही थी कि जब बहू ने वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धोने दिए तो बाइक की चाबी कैसे देगी। घनश्याम जी अपने बड़े बेटे से कहते हैं, बेटा जरा तुम बाइक की चाबी ढूंढ दो, क्योंकि ऑटो इधर से नहीं, आधा किलोमीटर दूर चलने के बाद ही मिलेगा। इतनी दूर तक माँ पैदल कैसे जाएगी? उनकी तो तबीयत भी ठीक नहीं है। अपने पिता के कहने पर रवि अंदर कमरे में चाबी ढूंढने के लिए जाता है। चाबी सामने बेड की ड्रायर में ही रखी थी। वह अपने छोटे भाई रमन को चाबी देते हुए कहता है, उसमें 5 लीटर पेट्रोल पड़ा हुआ है, तुम अस्पताल तक ले जाओगे तो 1 से 1.5 लीटर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। वापसी में आते वक्त उसमें पूरा पेट्रोल डलवा देना, ऐसा ना हो कि मेरा पेट्रोल ख़त्म कर दो। बड़े बेटे की बात सुनकर घनश्याम जी और मालती जी सोचने लगते हैं, बहू तो बहू, बेटे को भी क्या हो गया है? जब से बहू घर में आई है बेटा भी बहुत अपना पराया लगने लगा है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है। बहू भी अपना पराया करने की आदत को कम करने के बजाय उसका साथ देती है। रमन बेमन से मोटरसाइकिल की चाबी लेकर अपनी माँ को दिखाने के लिए चला गया, लेकिन उसे अपने भाई भाभी का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्या करे, घर में खर्च चलाने वाले भी सिर्फ और सिर्फ भाई हैं, क्योंकि माता पिता के पास तो ऐसा कुछ जरिया भी नहीं है जिससे उनके पास कुछ इनकम हो सके। थोड़ी बहुत खेती थी, लेकिन उससे खाने पीने का ही खर्चा निकल पाता है। 2 साल पहले भैया की नौकरी लगी है, जिससे पूरे घर का खर्च चलता है। नौकरी लगने के 6 महीने बाद ही भैया की शादी हो गई। उसके बाद नीलम भाभी घर आ गई। शादी में खूब सारा दहेज का सामान भी लाई थी, लेकिन भाभी किसी भी सामान को इस्तेमाल करने नहीं देती। हर बात पर मेरा तेरा करते थे। घर के बाहर के सारे काम रमन ही देखता था, क्योंकि अगर किसी काम के लिए घनश्याम जी अपने बड़े बेटे से कह देते हैं
तो बेटा बहू दो टूक सुना देते हैं। मैं इस घर में कमा कमा कर तुम सबको खिला रहा हूँ तो कोई भी काम नहीं करूँगा। रमन से घर के बाहर के सारे काम करवाओ। रमन भी घर के किसी भी काम को करने से मना नहीं करता था, लेकिन जब उसकी भाभी उसके माता पिता का अपमान करती थी उसे बर्दाश्त नहीं होता था। उस समय पर रमन पढ़ रहा था, हाथ में पैसे भी नहीं थे तो मन महसूस कर रह जाता था। कभी कभी बहुत मन करता था कि माता पिता को अपने पास अलग घर लेकर के रखने लगे, लेकिन जब हाथ में पैसे ही नहीं हैं तो कैसे रख सकता है। माँ भाभी के साथ पूरा दिन काम कराती रहती है। भाभी कभी माँ के साथ प्यार से दो शब्द भी नहीं बोलती और ना ही भाई माँ से ढंग से बात करते हैं। हमेशा अपने पैसे कमाने की और नौकरी की अकड़ माता पिता को दिखाते रहते हैं। रमन की अभी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी। रास्ते में रमन के बार बार पूछने पर मालती जी अपने बेटे को सारी बात बता देती हैं कि कल बहू ने किस तरह से वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुलने दिए। मैंने हाथ से कपड़े धोए हैं इसलिए बीमार हो गई हूँ। इस बात को सुनकर रमन को बहुत बुरा लगता है। वह सोचने लगता है कि कुछ भी हो जाए वह कोई अच्छी सी नौकरी करके रहेगा और पैसे कमा के रहेगा, जिससे वह अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सके। रमन एक अच्छी नौकरी पाने के लिए मन लगाकर पढ़ाई करता है और जगह जगह नौकरी के फॉर्म भर देता है। भगवान की कृपा से एक दिन उसकी पुलिस में नौकरी लग गई। रमन और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं है। रमन की जब पहली सैलरी आई तो वह सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदता है और इस बार वह वॉशिंग मशीन सेमी नहीं फुल्ली ऑटोमेटिक खरीदता है, जिससे सर्दियों में माँ को हाथ से कपड़े न धुलने पड़े और ना ही धूप में सुखाने का इंतज़ार करना पड़े। जब रमन वॉशिंग मशीन को घर लेकर आया तो नीलम ने पूछा, अरे रमन इसमें क्या है, क्या लेकर के आए हो? लगता है नई नौकरी लगी है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हो। आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, इतने सालों से तुम्हें बना बना कर खिला रही हूँ तो इतना तो मेरा भी बनता है तुम पर। रमन वॉशिंग मशीन को खोलकर दिखाते हुए कहता है, भाभी आप हक की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। रमन की बात सुनकर नीलम का मुंह बन जाता है और जब वह वॉशिंग मशीन देखती है तब तो उसकी भौहें ही चढ़ जाती हैं और कहती हैं, यह वॉशिंग मशीन किसके लिए लाए हो? घर में एक वॉशिंग मशीन पहले से ही है, फालतू के खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। भाभी यह वॉशिंग मशीन मैंने माँ के लिए लाया हूँ। आपको तो पता है आपकी वॉशिंग मशीन सिर्फ आपकी है, वह आपके मायके से आई है। मेरी माँ ने आज तक उसको इस्तेमाल नहीं किया है। कितनी बार हाथ से कपड़े धोने की वजह से बीमार भी पड़ गई हैं। आपने कभी भी उनसे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने के लिए नहीं कहा। रमन वॉशिंग मशीन को खोलते खोलते अपनी माँ को आवाज़ देता है। मालती जी और घनश्याम जी आंगन में आकर देखते हैं तो कहते हैं, अरे बेटा यह तुम क्या ले आए? इसको लाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं माँ, इसकी बहुत ज़रूरत थी। जब आपको सर्दियों में हाथ से कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे, अब आप बीमार भी नहीं पड़ेंगी। मुझे उसको चलाना भी नहीं आएगा। कैसे चलाते हैं इसको? माँ, चलाना कोई कठिन काम नहीं है, सारी फिटिंग मैं कर दूँगा। बस आपको कुछ बटन दबाने हैं, उसके बाद अपने आप कपड़े धुल जाएंगे, सूख जाएंगे। बाद में निकाल कर आपको थोड़ा बहुत हवा में डालना है। क्या बेटा इस मशीन से कपड़े सूख कर निकलेंगे? ऐसा भी कहीं होता है क्या? हाँ माँ, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब कपड़े मशीन में ही सूख कर निकलते हैं और सर्दियों में आपको कपड़े सुखाने में बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए आपके लिए फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन लेकर आया हूँ।
अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पास में खड़ी हुई नीलम जल भून जाती है, पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। शाम को जब रवि वापस आया तो नीलम अपने पति को बातें बढ़ा चढ़ा कर घर में तांडव कर देती है। रवि अपनी पत्नी की बातों में आकर के अपनी माँ और छोटे भाई पर भड़क जाता है। कहता है बड़ा पैसा वाला हो गया है, अभी तक मेरे पैसे पर ही सब लोग रह रहे थे, आज तो कमाने लगे तो मेरी पत्नी को सुना दिया। नहीं भैया, मैंने भाभी से ऐसा कुछ नहीं कहा और ना ही माँ ने कुछ कहा, तुम तो चुप ही रहो। रमन, लगता है नौकरी लगने के बाद तुम्हें बहुत अभिमान हो गया है। अगर इतना ही अपने पैसों का अभिमान है तो जाओ इस घर से, माता पिता को लेकर के चले जाओ और अपने साथ रख कर दिखाओ, उनके खर्चे चलाओ, तब मैं जानूं। अभी तक मैंने किया है, अब तुम करके दिखाओ। घनश्याम जी कहते हैं, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अभी उसकी नई नई नौकरी लगी है और हम अपना पैतृक घर छोड़ कर के उसके साथ कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। मुझे नहीं पता, जहाँ जाना है जाओ, अब हम तुम दोनों को अपने साथ नहीं रख सकते। अब तुम्हारा छोटा बेटा भी कमाने लगा है, वही तुम लोगों के खर्चे देखेगा, खाने पीने का, आने जाने का, सब कुछ वही देखेगा। मेरे भी बहुत सारे खर्चे हैं, अब मेरे बच्चे पढ़ने वाले हो गए हैं, उनके स्कूल की फीस, किताबें वगैरह, इन सब का खर्चा बढ़ने वाला है, इसलिए अब मैं तुम लोगों का कोई खर्चा नहीं उठाऊंगा। मैं अब तुम लोगों का कुछ भी देखने वाला नहीं हूँ। आज रवि और नीलम को अपने माता पिता को घर से निकालने का भी मौका मिल गया था। जरा सी वॉशिंग मशीन का बहाना क्या मिला कि दोनों ने एक झटके में अपने माता पिता को घर से निकालने की बात कह दी। रमन को अपने भाई भाभी की बात का बहुत बुरा लगता है। वह कहता है, ठीक है, मैं किराए से कमरा लेकर के अपने माता पिता को लेकर चला जाऊंगा, आप लोग इस घर में आराम से रहिए। लेकिन मालती जी और घनश्याम जी इस बात के लिए राज़ी नहीं होते हैं। कहते हैं, यह हमारा पैतृक घर है और हम अपने घर को सिर्फ एक बेटे को कैसे दे सकते हैं, इस पर तुम दोनों का हक है। और आखिरकार वही हुआ जिसका मालती जी और घनश्याम जी को डर था। नीलम ने घर के 2 हिस्से करवा दिए, पक्का हिस्सा खुद अपने पास रख लिया और एक कमरा और कुछ घर के सामान की खाली जगह रमन और उसके माता पिता को दे दी। रमन खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ उस एक कमरे में रहने लगा। 1 साल बाद ही उसने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए थे कि खाली जगह में एक पक्का घर बनवा लिया। घर बहुत ही अच्छा और नए डिज़ाइन का बना था। अब नीलम का घर भी उसके सामने फीका पड़ रहा था, जिसको देख देख कर नीलम जल भुन जा रही थी। अगले 2 साल में रमन एक कार भी खरीद लेता है। अब रमन अपने माता पिता के साथ बहुत ही अच्छी तरह से रह रहा है, जिसको देख करके नीलम और रवि अपने भाई पर भड़क जाते हैं। नीलम चिल्ला चिल्ला कर रमन और मालती जी को सुनाती हुई कहती है, अभी तो तुम अकेले रह रहे हो, इसलिए अपने माता पिता को शायद इस तरह से रख पा रहे हो। देखती हूँ शादी के बाद क्या ऐसे ही रखोगे? अपनी पत्नी से भी इतनी सेवा करा पाओगे? असली मज़ा तो तुम्हारी शादी के बाद आएगा, जब तुम्हारी बीवी तुम्हारे माता पिता को घर से धक्के मारकर निकाल देगी। भाभी, मैं ऐसा मौका कभी नहीं आने दूंगा। यह घर मैंने अपने माता पिता के नाम से ही बनवाया है। इस घर पर मेरे माँ बाप का हक है, कोई उनको धक्का देकर नहीं निकाल सकता। और रही बात बुढ़ापे पर उनके पास पैसों की, तो मैं अपने माता पिता के अकाउंट में जब तक 10 लाख रुपए जमा नहीं करा दूंगा, तब तक मैं शादी नहीं करूंगा, जिससे उस 10 लाख के ब्याज से वे अपने बुढ़ापे का खर्च चला सके और उन्हें मुझसे मांगने की ज़रूरत ना हो। वह पैसे उनके होंगे, उस पर कोई भी हक नहीं जता सकेगा।
न मैं और न ही मेरी पत्नी। और सच में रमन तब तक शादी नहीं करता है जब तक कि वह अपने माता पिता के बुढ़ापे को सुरक्षित नहीं कर देता है। घर में बहुत सारे शादी के रिश्ते भी रमन के लिए आ रहे थे। मालती जी उन्हीं में से एक लड़की को रमन के लिए पसंद कर लेती है। रमन को भी लड़की बहुत पसंद है। उसका नाम प्रिया है। प्रिया बहुत ही घरेलू लड़की है। बहुत ही धूमधाम के साथ रमन की शादी हो गई। घर में प्रिया बहू बनकर आ गई। प्रिया का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह अपने सास ससुर की बहुत इज्जत करती थी। साथ ही साथ अपने पति और पास में रह रहे अपने जेठ जेठानी की भी बहुत इज्जत करती थी। कभी भी किसी से गलत नहीं बोलती थी। अब मालती जी और घनश्याम जी का बुढ़ापा अपनी छोटी बहू के साथ बहुत अच्छी तरह से कट रहा था। इधर बड़ी बहू नीलम अपनी देवरानी के स्वभाव को देख करके मन ही मन सोच रही थी, कहीं ऐसा न हो रमन उसकी कही गई बातों को लेकर के उसे कुछ सुना दे। लेकिन रमन का स्वभाव ऐसा नहीं था। वह पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति था। एक दिन बड़ा बेटा रवि अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मॉल घूमने गया। उसके जाने के बाद घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे घर में रखा हुआ सारा सामान जलने लगा। घर गृहस्थी का जितना भी सामान था, घर के लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां सब जल रहे थे। रमन ने जब अपने बड़े भाई और भाभी के घर को जलते देखा तो घबरा गया और जल्दी से फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाता है और खुद भी पानी का पाइप लेकर घर की आग बुझाने की कोशिश करता है। कुछ चीज़ें घर के बरामदे में पड़ी हुई थी, जिनको उठाकर वह बाहर की तरफ फेंकने लगा। बाहर बालकनी में ही भाई की मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। उसको उठाकर बाहर खड़ा कर देता है। मालती जी अपनी बड़ी बहू बेटे को फ़ोन कर देती हैं, जल्दी से घर आ जाओ, घर में आग लग गई है। बड़े बेटे बहू भागे भागे घर आते हैं और अपना घर को जलता हुआ देख करके उनके होश उड़ गए। अपने सर को पीटते हुए रोने लगे। मेरा घर जल गया, अब मैं कहाँ रहूँगा, क्या करूँगा, क्या खाऊँगा। मेरी तो पूरी घर गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। हम तो सड़क पर आ गए। दूसरी तरफ रमन और उसकी पत्नी प्रिया अपने बड़े भाई के घर के सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक फायर ब्रिगेड भी आ जाता है। कुछ ही समय बाद पूरी आग शांत हो जाती है। अपनी जली हुई घर गृहस्थी को देखकर नीलम बेहोश हो जाती है। जब होश में आई तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ। रमन अपने भाई भाभी के पास जाता है और कहता है, भाई अभी आपका छोटा भाई जिंदा है। आप दोनों को इस तरह से रोने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों हमारे घर चलें और जितने दिन चाहें उधर रह सकते हैं। वह भी आपका ही घर है। आप लोग सही सलामत हैं, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अच्छा हुआ कि आप लोग घर पर नहीं थे तो सामान ही जला। आप लोग सही सलामत हैं। अपने भाई भाभी का हाथ पकड़कर रमन उनको अपने घर ले आया। प्रिया भी अपनी जेठानी के बच्चों को बड़े ही प्यार से ले आई। सबको खाना बनाकर खिलाया। अपने कपड़े निकालकर जेठानी को पहनने के लिए दे दिए। दीदी, मैंने आपके लिए कुछ साड़ियाँ निकाल कर रख दी हैं, यही पहन लीजिए। जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो आप बता दीजिए। रमन कहता है, भाई साहब, घर को ठीक होने में थोड़ा समय लगेगा। महीने भर में सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। रंग रोगन कराना पड़ेगा। दीवारें काली पड़ गई हैं, पर आप चिंता मत करो,
हम दोनों मिलकर घर को फिर से पहले जैसा बना देंगे। नीलम और रवि को अपने छोटे भाई और माता पिता के पास रहते रहते पूरा महीना बीत जाता है। इस एक महीने में रमन और उसकी पत्नी प्रिया उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक, किसी भी चीज़ के इस्तेमाल से लेकर किसी भी चीज़ में रोक टोक नहीं करते थे। बिल्कुल घर जैसा एहसास उन दोनों लोगों को कराते थे। एक दिन रवि को अपने ऑफिस के काम से बाहर जाना था, लेकिन उसकी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। रमन अपनी कार की चाबी अपने भाई के हाथ में थमा कर कहता है, भाई साहब आप मेरी कार से ऑफिस चले जाइए। बहुत दिनों से ऑफिस नहीं गए हैं, ज़रूरी मीटिंग है, जाना ज़रूरी है। अगर मैं तुम्हारी कार ले जाऊंगा तो तुम ऑफिस कैसे जाओगे? रमन, आप मेरी चिंता मत करो, मैं ऑटो लेकर चला जाऊंगा, लेकिन आज आपका ऑफिस में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मैं तो थोड़ा बहुत लेट भी चला जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने छोटे भाई का बड़प्पन देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए। उस समय तो उसे ऑफिस जाने की जल्दी थी तो कुछ नहीं कह पाया, लेकिन ऑफिस से आने के बाद वह अपने छोटे भाई और अपनी माँ का हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो, रिश्ते में मैं भले ही तुमसे बड़ा हूँ, लेकिन समझदारी में तुम मुझसे 4 कदम आगे हो। तुम भले ही छोटे हो, लेकिन हमेशा बड़ों की तरह व्यवहार किया है। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से संभाला है। मैं तुम्हारे सामने खुद को बहुत ही बौना पाता हूँ। काश मैं भी तुम्हारी तरह होता। मुझे तो खुद के कामों पर अब शर्म आती है कि मैंने माँ, बाबूजी और तुम्हारे साथ जो किया था वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पास में बैठी हुई नीलम को भी अपनी गलतियों का एहसास आज से नहीं, पिछले 1 महीने से ही हो रहा था, जब से रमन अपने भाई भाभी का हाथ पकड़कर पूरे हक से अपने घर में लेकर आया था। उसकी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज अपने पति को माफ़ी मांगते हुए देखती है तो वह भी खुद को माफ़ी मांगने से रोक नहीं पाती है और कहती है, मैंने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया है। अपनी छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को इस्तेमाल करने से रोकी है, लेकिन आज जब मैं बेघर हुई तो पूरा घर आप लोगों ने मुझे दे दिया। कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि यह मेरा घर नहीं है। आज मुझे पता चल गया है कि बड़प्पन में ही असली सुख होता है, लेकिन मैं तो अहंकार में जीती रही। आज पता चला कि अपनों के साथ मिलजुल कर रहने का सुख क्या होता है। दुख तकलीफ में जब अपने काम आते हैं तब पता चलता है परिवार क्या होता है। रमन और मालती जी बड़े बेटे बहू को माफ़ कर देते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। आप मेरे बड़े भाई हैं और हमेशा रहेंगे। मैं हमेशा आपकी इज्जत करता हूँ और सभी एक दूसरे के गले मिलकर अपने गिले शिकवे मिटा लेते हैं और हमेशा एक होकर रहने का वादा करते हैं। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।